क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक रात में आपके बैंक अकाउंट में पैसे दोगुने हो जाएं, तो क्या होगा? सुनने में सपना लगता है, लेकिन जब हर चीज की कीमत अचानक आसमान छूने लगे, तो ये सपना बुरे सपने में बदल जाएगा। पर असली सवाल ये है, क्या घरों की बढ़ती कीमतों के पीछे भी ऐसी ही कोई छिपी हुई चाल है? मुझे किसी देश का पैसा जारी करने और उसे नियंत्रित करने दो, फिर मुझे परवाह नहीं कि वहां के कानून कौन बनाता है। ये शब्द हैं मेयर एमशेल रॉथस्चाइल्ड के, जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस की शुरुआत से जुड़े एक बड़ा नाम है। पैसा, ये सब कुछ चलाता है। चाहे आप जिस कुर्सी पर बैठे हों या जो डिवाइस आपके हाथ में है, पैसा हमारी जिंदगी के हर हिस्से में जुड़ा हुआ है। लेकिन एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये पैसा असल में आता कहाँ से है? इसे कौन बनाता है? पर्दे के पीछे कौन डोर खींच रहा है? शायद आपको लगेगा कि इसका जवाब सीधा साधा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में पैसे कैसे बनाए जाते हैं, इसे समझ पाना आसान नहीं। यहाँ तक कि कई अनुभवी इकोनॉमिक्स टीचर और स्टूडेंट्स भी इस पर सही से जवाब नहीं दे पाते। असल में पैसे का ये सिस्टम इतना जटिल इसलिए है ताकि आपको इससे दूर रखा जा सके। आधुनिक पैसे के दो रूप आज की इकोनॉमी में हम दो तरह के पैसों से डील करते हैं, फिजिकल कैश और इलेक्ट्रॉनिक मनी। कागजी नोट और सिक्के यानी कैश सेंट्रल बैंक द्वारा छापे और बनाए जाते हैं। ये आसान है, अगर आप खुद नकली नोट छापने की कोशिश करेंगे तो सीधा जेल जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सर्कुलेशन में मौजूद कुल पैसे का सिर्फ 3 से 5% ही कैश होता है, जो सेंट्रल बैंक बनाता है। बाकी 95 से 97% पैसा डिजिटल फॉर्म में है और ये सेंट्रल बैंक नहीं बनाता। तो फिर ये पैसा कौन बनाता है? कॉमर्शियल बैंक। इलेक्ट्रॉनिक मनी का झूठ आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी बस कैश का डिजिटल वर्जन है, पर ऐसा नहीं है। जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये पैसा कैश की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होता। असल में ये तब पैदा होता है जब बैंक आपको लोन देते हैं। मान लीजिए आपको $10,000 का लोन चाहिए। आप बैंक जाते हैं, कुछ पेपर साइन करते हैं और आपके अकाउंट में $10,000 आ जाते हैं। बैंक ने ये पैसा किसी तिजोरी से नहीं निकाला, उन्होंने बस आपके अकाउंट में कुछ नंबर डाल दिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये $10,000 बैंक के पास आया कहाँ से? सीक्रेट ये है, कहीं से नहीं। बैंक ने वो पैसा तभी बनाया जब आपने लोन के लिए पेपर साइन किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है, खुद इस बात को मानता है। कॉमर्शियल बैंक नए लोन देते वक्त पैसे बनाते हैं। मतलब जब भी कोई बैंक लोन देता है, नया पैसा पैदा होता है। आसानी की असली कीमत आपने देखा होगा कि डिजिटल पेमेंट के तरीके कितने सुविधाजनक हो गए हैं। इंटरनेट बैंकिंग, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और स्मार्टफोन ऐप्स ने जिंदगी आसान कर दी है। लेकिन इस सुविधा की असली कीमत क्या है? हमने पैसे बनाने की ताकत प्राइवेट बैंकों को सौंप दी है। पैसा ताकत है, ये पुरानी कहावत याद है। अगर पैसा ताकत है तो क्या होता है जब प्राइवेट बैंक इसे बनाने की ताकत रखते हैं? वो तय करते हैं कि नया पैसा कहाँ जाएगा, और यहीं गड़बड़ शुरू होती है। बैंक भी बाकी बिजनेस की तरह मुनाफे के लिए काम करते हैं, इसीलिए वे ऐसे सेक्टर्स को फंड देना पसंद करते हैं जो सुरक्षित और ज्यादा मुनाफेदार हों। और सोचिए, कौन सा सेक्टर इस कैटेगरी में फिट बैठता है? रियल एस्टेट। बैंकों के लिए मॉर्गेज यानी घर के लोन सोने की खान है, क्योंकि इसमें गारंटी होती है। अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो बैंक आपका घर ले लेगा। घर खरीदना इतना मुश्किल क्यों है? अब बात आपके घर की। जब बैंक नए पैसे को हाउसिंग मार्केट में डालते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। वहीं ऐसे सेक्टर्स जो समाज के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन या हेल्थ केयर, उन्हें पैसे नहीं मिलते। नतीजा, महंगे घर, रुकी हुई सैलरी और कम मौके। शुरुआत में सस्ते लोन एक फायदे की चीज लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां बैंक शॉर्ट टर्म मुनाफे को समाज की लंबी अवधि की जरूरतों से ऊपर रखते हैं, और बाकी सब हम बस इस रेस में भागते रहते हैं। तो अगली बार जब आप प्रॉपर्टी की लिस्टिंग्स देख रहे हों या सोच रहे हों कि बिजनेस लोन मिलना इतना मुश्किल क्यों है, तो याद रखें,
समस्या सिर्फ महंगे घरों या खराब किस्मत की नहीं है। असल समस्या ये है कि पैसा कैसे बनता है और इसे कौन कंट्रोल करता है। सोचिए, नए साल की रात है और सांता क्लॉज जादू से सबके बैंक बैलेंस को रातों रात दोगुना कर देता है। अगर आपके पास कल $10,000 थे तो आज $20,000 हो गए। क्या सपना लग रहा है ना? लेकिन जैसे ही लोग अपने नए पैसे को खर्च करने भागते हैं, कुछ अजीब होने लगता है। कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अचानक ये सपना बुरे सपने में बदल जाता है। ये छोटा सा सोचने का खेल एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। पैसा अचानक बढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता। यही बात सस्ते लोन पर भी लागू होती है। शुरुआत में ये आशीर्वाद लगता है, लेकिन असल में ये हाउसिंग प्राइस बढ़ाने में आग लगा देता है। असली वजह घर इतने महंगे क्यों हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि घरों की बढ़ती कीमतें, इमिग्रेशन, बढ़ती आबादी या नए घरों की कमी की वजह से हैं। ये वजहें भी सही हैं, लेकिन असली कारण कुछ और है। असली ड्राइवर मॉर्टगेज लोन की बेतहाशा बढ़ोतरी। यूनाइटेड किंगडम को ले लीजिए। 1997 से 2007 के बीच जितना नया पैसा सिस्टम में आया, उसका 40% सीधा प्रॉपर्टी मार्केट में चला गया, 37% फाइनेंशियल मार्केट में और सिर्फ 13% असल बिजनेस में लगा, जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। नतीजा, उसी समय में घरों की कीमतें हर साल औसतन 7.7% बढ़ीं, जबकि वेतन सिर्फ 0.8% बढ़े। और ये सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। हाउसिंग में बहता पैसा कीमतें बढ़ा देता है, जिससे आम लोग घर खरीदना मुश्किल पाते हैं। दूसरी ओर हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जरूरी सेक्टर्स पैसों के लिए तरसते रहते हैं। महंगाई, एक खामोश चोर। अब आप सोच रहे होंगे, अगर बैंक इतना पैसा बना रहे हैं तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही? असल में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से आप सोचते हैं वैसा नहीं। महंगाई उसी दिशा में बढ़ती है जहां पैसा जाता है। चूंकि नया पैसा ज्यादातर हाउसिंग और फाइनेंशियल मार्केट में जाता है, वहीं कीमतें बढ़ती हैं। घर और स्टॉक्स महंगे हो रहे हैं, जबकि बाकी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। पहले एक सिंगल इनकम से परिवार पल जाता था और घर भी खरीदा जा सकता था। आज दोनों पार्टनर्स के काम करने के बावजूद कई परिवार मुश्किल से खर्च चला पाते हैं। घर खरीदना तो दूर की बात है, और अगर ब्याज दरें बढ़ीं, कई लोग अपने घर खो देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि बैंक, जिसने वो लोन बिना कुछ खर्च किए बनाया था, आपका घर ले जाएगा। हमारे बैंकिंग सिस्टम की 3 छिपी समस्याएं। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाता, ये 3 बड़ी समस्याएं भी पैदा करता है: अस्थिरता, असमानता और पावर का केंद्रीकरण। वेंग्ड, अस्थिरता, बूम और बस्ट का चक्र बैंक छाते की दुकान की तरह है, जो सिर्फ धूप में छाते बेचते हैं। जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, बैंक जोश में नए पैसे बनाकर लोन देते हैं, जिससे कीमतें और बढ़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही संकट आता है, वो लोन देना बंद कर देते हैं। इससे मंदी और बढ़ जाती है। 2. असमानता। अमीर और अमीर बनते जाते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ता है, जो एक तरह का टैक्स है। लेकिन ये सिस्टम अमीरों के लिए फायदेमंद है। जितना ज्यादा पैसा, उतना कम ब्याज, और जिनके पास कम पैसा है, उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। ये पैटर्न देशों पर भी लागू होता है। अमीर देशों को सस्ता कर्ज मिलता है, जबकि गरीब देश ऊंची ब्याज दरों में दबे रहते हैं। 3. पावर का केंद्रीकरण। असली फैसले कौन करता है? सोचिए, अगर आप तय कर सकें कि पैसा कब बनेगा, कितना बनेगा और कहां खर्च होगा, तो आपके पास कितनी ताकत होगी? आज ये ताकत प्राइवेट बैंकों के पास है। वे सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, पूरे समाज को आकार देते हैं। पॉलिटिशियंस अक्सर बेबस लगते हैं, क्योंकि असली फैसले पार्लियामेंट में नहीं, बोर्डरूम्स में लिए जाते हैं। कर्ज, हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन। आपने पॉलिटिशियंस को नेशनल डेट खत्म करेंगे कहते सुना होगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना है। हमारे सिस्टम में पैसा और कर्ज एक ही चीज है। अगर सभी लोग अपने कर्ज चुका दें तो इकोनॉमी रुक जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते, क्योंकि हमें पैसे के असली सिस्टम के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम अपनी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हुए गुजारते हैं, लेकिन इसे समझने से कतराते हैं। पैसा अच्छा है या बुरा? असल में ये सिर्फ एक टूल है, जैसे कोई हथौड़ा या पिज्जा।
असली सवाल है, इसे कौन चला रहा है और किसके फायदे के लिए? अगर ये बातें आपकी जिज्ञासा बढ़ा रही हैं, तो मॉडर्नाइजिंग मनी पढ़ें, जिसे बेन डाइसन और एंड्रू जैक्सन ने लिखा है। ये किताब सिस्टम को समझने और सॉल्यूशंस के बारे में जानने का शानदार जरिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और अगली बार तक के लिए धन्यवाद।